हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज रिया। And I am Shubham. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी हायर एजुकेशन कनाडा में फ्री में कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। आपने यहाँ कौन सा कोर्स किया और किस यूनिवर्सिटी मैंने वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस इन कंप्यूटर साइंस किया है। से? ओके, सो यहाँ कितने टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं जनरली? यहाँ दो टाइप के प्रोग्राम्स चुने हैं जो मेरी नॉलेज में है। एक होता है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरा होता है MASc। MASc, दैट्स मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस, आई थिंक, या राइट? ओके, सो मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में भी कुछ वो कोर्सेज होते हैं कि? हाँ, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आपको थ्री टाइप के प्रोग्राम्स मिलते हैं, एक कोर्स वर्क, एक थीसिस, एक प्रोजेक्ट बेस्ड। वेयरएज मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जस्ट कोर्स बेस्ड होता है, जो कि मेरे नॉलेज में है। ओके, दैट्स सरप्राइजिंग। सो इनकी फीस कितनी होती है? सो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग थोड़ा कॉस्टली साइड पे होता है। वहाँ पर एक टर्म के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में $13,000 कैनेडियन डॉलर्स थी। वेयरएज मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जो कि मुझे थोड़ा चीप लगा, उसमें एक टर्म का $7,000 था। सो इट मीन्स मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की जो टोटल 1 ईयर की फीस होएगी वो होएगी अप्रोक्स 40,000, एंड मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस की होएगी 21। यस। So is there any difference between the duration of these courses? Yeah, that's absolutely right. There is a difference. मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में 1 ईयर का कोर्स होता है, तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। वेयर एज इन मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में है, वो 1 ईयर 4 मंथ्स का है, विच इज इक्विवेलेंट टू 16 मंथ्स। तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। So just to add on here, ये जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस की जो ड्यूरेशन बताई है ये स्पेसिफिकली फॉर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, हाँ, फॉर या अदर यूनिवर्सिटीज इट कैन वेरी. या दैट्स राइट। So I just want to know what are the reasons you choose this course. और कोई नहीं मिल रहा था यार। Okay, jokes apart. मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो मुझे था कि थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में कोर्स मिले। तो जब मैंने मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस का कोर्स देखा, मेरे को लगा 16 मंथ्स का ही कोर्स है, तो मुझे कोई और एडिशनल कोर्स करने की जरूरत नहीं है और मुझे 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा एज पर IRCC गाइडलाइन। सेकेंड रीजन था कि यहाँ पर तीन टाइप के कोर्सेज हैं, ऐसा ही मेंशन, कोर्स बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड थीसिस। तो थीसिस में आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपको फंडिंग मिलने के। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई इट। सो मैंने यहाँ अप्लाई किया और लकीली मेरा हो गया। ओके, सो आपने एमएस में भी अप्लाई किया था या खाली सिर्फ एमएससी में? एक्चुअली मैंने रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि मेरे एजुकेशन के बाद 4 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे था कि लेट्स अप्लाई इन बोथ। तो मैंने दोनों में अप्लाई किया था और मुझे MASc से सिलेक्शन आ गया था। एमएससी में आपको कोर्स वर्क से आया था, प्रोजेक्ट बेस से आया था या थीसिस बेस से आया था? या दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे कोर्स बेस से आया था, तो मैं जब इंडिया में थी मेरे पास कोई फंडिंग नहीं थी, मैंने सिर्फ अपना बैग पैक किया और मैं यहाँ आ गई इन द कोर्स बेस्ड प्रोग्राम। ओके, सो आपने यहाँ आके अपना स्कॉलरशिप गेन की? या दैट्स ट्रू। मैंने यहाँ आकर अपना कोर्स बेस्ड प्रोग्राम को पहले प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कराया, देन थीसिस में कन्वर्ट कराया। तो मेरा हाँ, तो अब आप बताओ कि आपने अपना कोर्स बेस्ड प्रोग्राम कैसे थीसिस बेस्ड में कन्वर्ट किया? जैसे ही मैं कनाडा आई, मैंने कोर्सेज में एनरोल करना शुरू करा, लेकिन मैंने उसमें ये ध्यान रखा कि कौन कौन से प्रोफेसर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को थीसिस बेस्ड प्रोग्राम के लिए चूज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे 3 प्रोफेसर मिले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को एज अ थीसिस बेस्ड प्रोग्राम में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो मैं जब पहले प्रोफेसर के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके पास कोई ओपन वैकेंसी नहीं है। दूसरा प्रोफेसर बोला कि इस ईयर की सारी इंटरनेशनल फंडिंग उसने एक्सॉस्ट कर दी है, तो उनके पास भी अवेलेबल पोजीशन नहीं है। लेकिन मुझे थर्ड प्रोफेसर ऐसे मिले, उन्होंने बोला कि आई वांटेड टू ट्राई। उनको मेरा रिज्यूमे पसंद आया, उन्हें मेरी स्किल सेट भी पसंद आई। उन्होंने बोला लेट्स ट्राई इट, मैं तुम्हें अभी प्रोजेक्ट बेस में एनरोल करूंगा, देन आई विल एनालाइज योर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड कि मैं आपको थीसिस बेस्ड प्रोग्राम में कन्वर्ट कराऊं कि ना कराऊं। तो आफ्टर 2 मंथ्स वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड स्टूडेंट, उन्होंने मुझे खुद ही आगे से ऑफर किया कि लेट्स कन्वर्ट इट इनटू थीसिस बेस्ड प्रोग्राम। तो ऐसे मुझे थीसिस यूनिवर्सिटी करने को मिली। दैट्स ग्रेट टू नो. सो हाँ, तो आप लोग भी अगर किसी ने कोर्स बेस में एडमिशन लिया है, यहाँ आके आप उन प्रोफेसर्स के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, उन प्रोफेसर के कोर्स में एनरोल करो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थीसिस बेस्ड के अंदर एनरोल कर सकते हैं या फंडिंग प्रोवाइड कर सकते मैं इसमें एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर दो टाइप के प्रोफेसर होते हैं। एक प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी के थ्रू ही फंडिंग मिलती है, और एक ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो कंपनीज के थ्रू फंडिंग लाते हैं। तो जो मेरा प्रोफेसर था, उन्हें IBM से फंडिंग मिली थी और मैं IBM के रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। तो कि वो मेरे रेज्यूमे के लिए भी बहुत अच्छा रहा और मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। हैं. ओके, दैट्स ग्रेट टू नो. सो
अगर आपको आईबीएम से फंडिंग मिल रही थी तो ऐसा कुछ डिफरेंस होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है या जो बाहर की कंपनी से आईबीएम कंपनी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है उसमें कुछ डिफरेंस होता है फंडिंग? यस, होता है। आप बार्गेन कर सकते हो, आप वहाँ पर आस्क आउट कर सकते हो मोर के लिए, बट इन माय सिचुएशन आई डिडंट आस्क फॉर इट। आई विश आई कुड हैव आस्क फॉर इट, बट आप पूछ सकते हो प्रोफेसर से कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस फंडिंग से, मुझे और फंडिंग चाहिए। तो अगर प्रोफेसर को आप बहुत ही पसंद आए होगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा फंडिंग देंगे। हाँ, बट आई बिलीव दैट ओनली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। या इफ ट्रू। हाँ, सो ये स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा नहीं है कि फंडिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी, स्टार्टिंग में नॉर्मल फंडिंग मिलेगी जितनी मिलती है, बट उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आप आस्क आउट कर सकते हो कि आपको ज़्यादा फंडिंग चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा है? या ठीक है, तो आपको कितनी फंडिंग मिली है यहाँ पर? मुझे $10,000 पर टर्म की फंडिंग मिली थी। वो दो टाइप से ब्रेकडाउन थी। मुझे यहाँ पर पार्ट टाइम मिल गई थी जिसके अंदर आप टीची, उसको टीचिंग असिस्टेंटशिप कहते हैं, जिसके अंदर मुझे बच्चों को क्लासेस लेनी होती थी, असाइनमेंट चेक करने होते थे, कई बार प्रोक्टरिंग करनी होती थी। तो उसके मुझे $7,000 मिलते थे और $3,000 मुझे WGRS के थ्रू मिलते थे, विच इज कॉल्ड एज अ रिसर्च स्कॉलरशिप फ्रॉम द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। एंड अनदर थिंग, वो टैक्स फ्री था। ओके, सो आपको पर ईयर अराउंड $30,000 की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड माई फीस वॉज $21,000 एन ईयर। तो मैंने अपनी GIC टच ही नहीं करी थी, वो एज इज पड़ी थी मेरे अकाउंट में। तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया था। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आपकी मतलब फीस भी मतलब कवर होगी इसके अंदर, आपका रहने का खर्चा भी कवर हो गया, तो जो आपने ऑलरेडी जीआईसी में जो पेमेंट कर रखी थी वो आपकी सारी सेव हो सेव। गई, या और रहने का खर्चा मैंने बचाया था क्योंकि मैं शेयरिंग में रहती थी। लाइक हम दो लड़कियां एक रूम शेयर करते थे। सिंगल रूम होता तो मे बी आई कुड हैव यूज्ड माय GIC, बट मेरा शेयरिंग में रूम था तभी मेरा GIC सेव हो गया। सो स्टूडेंट एक्सपेंसेस का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जैसे आपने बताया कि आपको यहाँ पे पार्ट टाइम मिली यूनिवर्सिटी के अंदर ही एज ए टीए, तो इस पार्ट टाइम के अलावा भी आप यूनिवर्सिटी के बाहर और पार्ट टाइम कर सकते हो? यस, यू कैन डू, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितना भी काम किया है उसके आवर्स काउंट नहीं होते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के बाहर 20 आवर्स कर 20 आवर्स पर वीक? सकते हैं। दैट्स ग्रेट टू नो। सो जैसे आपने बोला कि जैसे आपने थीसिस बेस्ड में अपनी डिग्री की है, बट आपका जो एनरोलमेंट हुआ था वो कोर्स बेस्ड में हुआ था, तो इन दोनों में कुछ फर्क है जॉब मार्केट में? मतलब एमएससी अगर आप थीसिस बेस्ड से करो या एमएससी आप कोर्स बेस्ड से करो, तो जॉब मार्केट में कुछ इफेक्ट होता है डिग्रीज का? नहीं, जॉब मार्केट में एज सच ना कोई मार्क्स पूछता है ना कोई डिग्री पूछता है। जस्ट यू शुड हैव अ वर्क परमिट और उनकी रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना होता है। कोई ये नहीं पूछेगा स्पेसिफिकली किस में डिग्री की, कौन सी डिग्री की, ऐसा कुछ कोई नहीं पूछता है। सो नॉर्मली मतलब जो भी मतलब एम्प्लॉयर होते हैं वो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछते? या सरप्राइजिंगली किसी ने मेरे मार्क्स भी नहीं पूछे थे, तो आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स अ लॉट। ग्रेट। सो जॉब से रिलेटेड हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम इसी एडमिशन से रिलेटेड बात करते हैं, मास्टर से रिलेटेड। तो जब आपने एनरोल किया यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो कितने टाइम पहले आपने एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट किया? मैंने 10 मंथ्स बिफोर ही अपनी सारी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन डाल दी थी, क्योंकि मुझे सेफ साइड रहना था और दिमाग को इतना स्ट्रेस नहीं डालना था और रश नहीं करना था। तो आई वुड सजेस्ट कि 10 महीने पहले अपना सब कुछ सबमिट कर दो। सो दैट्स फॉर कोर्स बेस्ड और थीसिस बेस्ड एज वेल? फॉर थीसिस बेस यू नीड टू अप्लाई फॉर अ सेपरेट एप्लीकेशन। तो उसमें रिस्क मत लो, क्योंकि ₹5,000 एक्स्ट्रा ही देने पड़ेंगे आपको उसमें। तो इससे बेटर है कि आप पहले प्रोफेसर्स को रीच आउट करो थ्रू ईमेल। अगर उनका रिस्पॉन्स आता है देन ओनली यू विल अप्लाई फॉर। ओके, सो मतलब थीसिस बेस्ड के लिए पहले प्रोफेसर को आप ईमेल डालते हो, उनका अगर रिप्लाई आएगा तभी आप मास्टर बेस्ड एज ए थीसिस मतलब मास्टर्स इन थीसिस बेस्ड में एनरोल कर सकते हो, तो उसकी एप्लीकेशन तभी आप फिल करो, अदरवाइज फिल करने का कोई फायदा नहीं। Yeah, you just save money, right? Okay, so that's great. So just last question I want to know, like, is there anything specific you need to do to get an admission in thesis based in your BTech? In your BTech. So अभी यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। ऑलमोस्ट -10 डिग्री है यहाँ पर। तो अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। Till then, if you like this video, please subscribe to our channel and bye bye. Bye.